हेलियो 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 हेलियो। चलो गुंडो, आशा करता हूं आप सब एकदम जबरदस्त हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए कुछ खास चीजें डिस्कस करने के लिए आया हूं। सबसे पहले यारों, अमेंडमेंट्स के नाम पे कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो घबराना है ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट दिया है उसमें उन्होंने पुराने साल के सारे अमेंडमेंट्स दे दिए, तो एकदम मजे से रहो। हार्डली नेग्लिजिबली कुछ केसेस ऐड हुए हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ऑलरेडी आप बच्चों के लिए इसके समरी नोट्स क्रक्स बना के मैंने शेयर कर दिए हैं। मोस्टली आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने सिंपल नोट्स हैं और हर एक केस का मैंने बढ़िया तरीके से क्रक्स भी बना दिया। तो इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट है उसमें से सबसे पहले तो मैं जो भी केसेस एडिशनल ऐड हुए उनको निकाल दिया, वो आपको दे दिया। फिर हर एक केस का क्रक्स भी बना दिया है। तो किसी व्यक्ति के पास अगर समय कम है और वो इस लेक्चर को स्किप करके ये जो मेरे क्रक्स है उनको खुद भी पढ़ना चाहता है, उसको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है? और कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं सर आपसे ही सुनना है, तो फिर यहां पे सुन लेंगे और इसको पूरा प्रेम से रैप अप कर लेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी के पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले ये चीज ध्यान से रखिएगा कि एक वर्कशॉप हमने की थी, वो आप एंश्योर करो कि आपने अटेंड की है। यूट्यूब पे आप सर्च भी करोगे एमसीएस वर्कशॉप बाय शुभम शुक्लेचा तो मिल जाएगी। एंश्योर दैट यू हैव सीन दैट वर्कशॉप। बस वो वर्कशॉप अगर आपने अच्छे से देखी तो एमसीएस में आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ोगे। एंड द की इन ओपन बुक पेपर इज टू एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर। स्पीड शुरू से बना के रखना और 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करके आना, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है? चलो अब आपके इन केसेस को पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहला केस जो यारों ऐड हुआ है आपके लिए, कंपनी के अंदर एक केस ऐड हुआ है, रीबॉक का केस, ठीक है? रीबॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने समरी में नाम भी ऊपर लिखा है। क्या हुआ था यहां पे? आरओसी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी फॉर कन्वर्जन। एक कंपनी का कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन आया था, आरओसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया ऑन अ फ्यू ग्राउंड्स। उनमें से मेजर ग्राउंड्स क्या थे? वेरियस प्रोसिक्यूशंस हैव बीन फाइल्ड बाय एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने उसके अगेंस्ट बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन फाइल कर रखी है, वो चल रही है। सेकंड, आपने शेयर होल्डर से कोई अप्रूवल एनओसी लिया ही नहीं है। थर्ड, कोई आपने पब्लिक नोटिस भी इशू नहीं किया। तो बिना पब्लिक नोटिस इशू किए, बिना शेयर होल्डर से अप्रूवल लिए, और आपके केस एसएफआईओ के इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं और आप कंपनी का कन्वर्जन कराना चाहते हैं, वाह जी वाह। तो हाई कोर्ट ने भी आरओसी से एग्री किया कि भैया आरओसी सही है, आरओसी ने रिजेक्ट कर दिया कि कन्वर्जन नहीं होगा। ये अपील में गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि कन्वर्जन नहीं होगा। सोचिए, सिंपल सी बात है, एक कंपनी जो शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं ले रही है, पब्लिक नोटिस नहीं दे रही है, एसएफआईओ के इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और वो कन्वर्जन करा लेगी। अजी ऐसे कैसे करा लेगी? नहीं होगा कन्वर्जन। चलो गुंडे, दिस इज द फर्स्ट केस लॉ। फिर आता है हमारा दूसरा केस लॉ। बस मैंने कहा थी पिद्दू पिद्दू से केस लॉ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे सेशन खत्म हो जाएगा, बट हाँ एक मन में शांति हो जाएगी कि हाँ हमने सारे नए केस लॉस पढ़ लिए हैं। आप बस दूसरी चीजों पर ध्यान रखो, जो वर्कशॉप में हो उसको बहुत अच्छे से करके जाओ एंड एंश्योर करो कि एग्जाम में 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करके आओ, बस दैट्स इट। चलो गुंडे, सेकंड केस, स्टरलाइट पोर्ट्स वर्सेस आरडी रीजनल डायरेक्टर। फैक्ट्स क्या है इस केस के? एनसीएलटी मुंबई अलाउड द अमालगमेशन विद अपॉइंटेड डेट ऑफ 1/10/2020। एनसीएलटी ने अमालगमेशन अलाउ कर दिया और अपॉइंटेड डेट क्या डिसाइड की है? अपॉइंटेड डेट डिसाइड हुई है 1/10/2020। डन हो गई बात। उसके बाद में एनसीएलटी चेन्नई while sanctioning the scheme modified the appointed date to 1/10/2022। तो 1/10/2020 की अपॉइंटेड डेट थी जो एनसीएलटी मुंबई ने डिसाइड की है, एनसीएलटी चेन्नई ने सेंशन करते समय उसको 1/10/2022 कर दिया, अपॉइंटेड डेट चेंज कर दिया। तो झगड़ा ये हुआ कि एनसीएलटी चेन्नई सही था क्या अपॉइंटेड डेट फॉर एनी अमॉलगमेशन को चेंज करने के लिए? यानी यहां पर इट हैज बीन हेल्ड दैट एनसीएलटी चेन्नई सही नहीं था। आप ऐसे अपॉइंटेड डेट चेंज मत करो, मल्टीपल अपॉइंटेड डेट रहेंगे तो इससे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर पहले एक एनसीएलटी ने अपॉइंटेड डेट डिसाइड कर दिया है तो यू शुड नॉट गिव अनदर अपॉइंटेड डेट। तो जो एनसीएलटी चेन्नई ने एक और अपॉइंटेड डेट दिया वो वैलिड नहीं है, उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो एक एनसीएलटी की अगर सेंशन हो रहा है, कोई भी स्कीम सेंशन हो रही है, कोई भी अमलगमेशन मर्जर सेंशन हो रहा है, तो अपॉइंटेड डेट एक ही रहेगी। मल्टीपल अपॉइंटेड डेट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो देयर हैज टू बी अ सिंगल अपॉइंटेड डेट और जो पहले कोर्ट ने अपॉइंटेड डेट दी है उसी को मान्य माना जाएगा। दूसरा कोर्ट वापस एक और अपॉइंटेड डेट नहीं दे सकता। कि बोलो तारा रारा, आ हा। इसके बाद में आते हैं यारों हम लोग हमारे तीसरे केस की तरफ। सीधा IL1 का केस है, इंसॉल्वेंसी लॉ केस है। कंपनी लॉ के आपके 2 केसेस हो गए। पहले एक और छोटा सा केस वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सीएल के टोटल 3 केसेस हैं, तो कंपनी लॉ में नए ऐड हुए केसेस हो गए 3। तीसरा केस छोटी सी बात कहता है, वीना रामनाथपुरा जी का केस है। वेदर एनसीएलटी इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ऑडिट ऑफ अ कंपनी। क्या एनसीएलटी किसी कंपनी का ऑडिट ऑर्डर कर सकती है या नहीं? तो सबसे पहले तो टेक अवे यहीं पे रख लेते हैं कि जी हां ऑडिट ऑर्डर कर सकती है। क्या एनसीएलटी किसी कंपनी का ऑडिट ऑर्डर कर सकती है? द आंसर इज यस, कर सकती है। क्या लिखा है यहां पे? द ऑनरेबल एनसीएलटी रिलायंस placed this tribunal order in the case of Archer Power System Private Limited versus Cascade Energy Private Limited and others, reported in by Supreme Court and held that tribunal under Rule 11 of NCLT Rules 2016
एनसीएलटी रूल 2016 के रूल 11 के तहत हैज द इनहेरेंट पावर, अरे छोटा मोटा नहीं है, उसका इनहेरेंट पावर है, हैज द इनहेरेंट पावर टू कॉज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और टू मेक सच एन ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो क्या एनसीएलटी किसी कंपनी का ऑडिट ऑर्डर कर सकती है? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। चलो, ये कंपनी लॉ के केसेस डन हो गए। जैसे कि मैं कह रहा था, कुछ है ही नहीं एडिशनल केसेस के नाम पे, कंपनी लॉ के तीनों केसेस डन हो गए। आप बच्चे ने क्या कर लेना है, मैंने जो मेरे पूरे सप्लीमेंट से जो नोट्स निकाल के दिए वो देख लेना है, और फिर जो मेरी समरी ऑफ नोट्स हैं वो देख लेना, यू विल बी सुपर डुपर सेट। तो 3 केस लॉस हो गए। सबसे पहले कंपनी लॉ का पहला केस था, उसने आके बोल दिया कि अगर एक कंपनी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चालू है, कंपनी ने शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लिया, कंपनी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो क्या उस कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं बाबा, नहीं कर सकते हो। दूसरा केस है, उसने कहा कि क्या एक ही अमलगमेशन के केस में मल्टीपल अपॉइंटेड डेट रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते, जो कोर्ट ने पहले अपॉइंटेड डेट रखा है वही चलेगा। और तीसरे केस में आ गया, क्या एनसीएलटी ऑडिट ऑर्डर कर सकती है? क्या द आंसर इज यस, कर सकती है। डन 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 डन। अब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो मचा दोगे आप लोग। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ के एडिशनल केसेस पे। इंसॉल्वेंसी लॉ का पहला केस आता है ग्लोबल क्रेडिट कैपिटल वर्सेस एसएसीएच। ये हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिए ताकि आप केस को कनेक्ट कर पाओ। यहां पे इतनी अच्छा सा पॉइंट है, ये अच्छा केस है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है, इसको ओसी या एफसी क्या माना जाएगा, इसका झगड़ा था कि अगर एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है सीडी को, तो ये जो व्यक्ति इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, उस व्यक्ति को ओसी या एफसी क्या माना जाएगा, क्योंकि पैसे तो वापस लेना चाहता है। इस केस में उन्होंने 2 पॉइंट देखे कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है 21% पर एनम का। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस क्रेडिटर ने दे रखा है उसके ऊपर 21% का ये इंटरेस्ट भी ले रहा है पर एनम। और दूसरी चीज, द अमाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड एज लॉन्ग टर्म लोन इन द बुक्स ऑफ सीडी। सीडी के बुक्स में चेक किया तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स की तरह दिख रहा है। तो चूंकि उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और सीडी की बुक्स में वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिख रहा है, इन ग्राउंड्स पे कोर्ट ने सिंपली कंक्लूड कर दिया कि दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल डेट एंड दिस क्रेडिटर विल बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो अगर एग्जाम में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्वेश्चन आता है तो ये देखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट भी है, और अगर जो डेटर है उसने अपने बुक्स में उसको लोन भी टर्म कर रखा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको फाइनेंशियल डेट माना जाएगा और इस क्रेडिटर को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। वाह जी वाह। चलिए, ये हो गया इंसॉल्वेंसी लॉ का 1। फिर आ गया इंसॉल्वेंसी लॉ का केस 2, जीएनआईडीए वर्सेस प्रभजीत सिंह सोनी जी का केस। एकदम प्रेम से समझना, बहुत आसान है, आपका कम से कम समय में मैं सारे के सारे केस करा दूंगा, एकदम मजे से आप लोग। चलिए, उसके बाद में इस केस के अंदर फैक्ट्स हैं। A resolution plan was approved by NCLT. NCLT ने resolution plan को अप्रूव कर दिया. A creditor filed an appeal against it. ठीक है, अगेंस्ट द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो आप समझो, एक रेजोल्यूशन प्लान है, वो अप्रूव हो गया। अप्रूव मतलब सीओसी ने अप्रूव कर दिया, एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, डन, फाइनल। उसके बाद में क्रेडिटर अपील कर रहा है कि ये नहीं, ये रेजोल्यूशन प्लान में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 3 प्रॉब्लम है। पहला, द अमाउंट ऑफ डेट, उस क्रेडिटर का जो डेट है उसका अमाउंट है 43 करोड़ 40 लाख समथिंग, 43 करोड़ 40 लाख 31,951। और एक्चुअली उन्होंने डेट कितना रिकॉर्ड किया है, पेमेंट नहीं कह रहे हो कि डेट कितना पे कर रहे हैं, कम पे कर सकते हो, डेट रिकॉर्ड ही कम किया है अपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर के अंदर। जो रेजोल्यूशन प्लान में आपका डेट है, रिकॉर्ड ही कम अमाउंट पे किया है। तो डेट का एक्चुअल अमाउंट है 43 करोड़ समथिंग, और आपने डेट को रिकॉर्ड ही किया है 13 करोड़ समथिंग पे। ये तो एकदम बेस गलती है। दूसरा, द क्रेडिटर वाज एक्चुअली एफसी बट रिकॉर्डेड एज एफसी एज ओसी। ये क्रेडिटर एक्चुअली एफसी है, बट आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर दिया एज ओसी। तीसरा प्रॉब्लम, ये क्रेडिटर सिक्योर्ड है बट उसको रिकॉर्ड कर लिया एज अनसिक्योर्ड। ये 3 ग्राउंड पे क्रेडिटर बोल रहा है क्या है, मैं एफसी हूं मुझे ओसी लिख दिया, मैं सिक्योर्ड हूं मुझे अनसिक्योर्ड लिख दिया है, और मेरा अमाउंट 43 करोड़ का एक्चुअल अमाउंट आप कम दे रहे हो, ठीक है, बट टोटल अमाउंट तो सही लिखो, और मेरा टोटल अमाउंट ही आपने 13 करोड़ लिख दिया। ये क्या है? इस ग्राउंड पे उसने अपील किया कि रेजोल्यूशन प्लान जो आपने पास किया वो गलत है और आप वापस पास करो। ट्रिब्यूनल ने इस चीज को देखा और उसने कहा कि बात तो सही है, ये ग्रेव मिस्टेक है, ट्रिब्यूनल ने अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान को कर दिया कैंसिल। यह अपील में सुप्रीम कोर्ट तक गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये जो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान है ये हो जाएगा कैंसिल, और वापस सीओसी को बोला कि ये करेक्शंस करो और फिर आप फ्रेश तरीके से रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करवाओ। तो ये एक बहुत फैक्चुअल ओरिएंटेड केस हो चुका है, इसमें कोई लीगल इशू ज्यादा नहीं है। बट अगर किसी क्रेडिटर के साथ ऐसा किया गया है कि वो एफसी उसको ओसी मान लिया गया है, सिक्योर्ड का अनसिक्योर्ड मान लिया, अमाउंट ऑफ डेट ही कम कर दिया और एक रेजोल्यूशन प्लान पास कर दिया है, तो ये केस एक लैंडमार्क बन जाता है कि हम वापस उस रेजोल्यूशन प्लान को कैंसिल करवाएंगे और फ्रेश रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, इस क्रेडिटर को फेयरली ट्रीट करेंगे। बहुत इजी है, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है ये तो। खैर, पिछला केस अच्छा है, एग्जाम में पिछले केस से क्वेश्चन आ सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले से कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ओसी होगा या एफसी होगा। तो हम वहां पे देखेंगे कि इंटरेस्ट है, बुक्स में क्या लिखा है। अगर इंटरेस्ट भी है और बुक्स के अंदर लिखा हुआ है
दैट लोन है तो 100% बी ट्रीटिंग हिम एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। चलो एक और छोटा सा केस, एयरटेल का केस है, ये एयरटेल का केस है। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको पूरे फोकस से मेरी बात को समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है, ये एक अकेला ऐसा केस है मुझे लगता है अमंग द एडेड केसेस जो आप शायद खुद से पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता, पर ये भी है बहुत आसान। हम बात करते हैं एयरटेल और एयरसेल, ये दो अलग अलग कंपनी से तो हम सबको पता है, एयरटेल एयरसेल। या मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए, एग्जाम्पल में भी लेता हूं, टेलीकॉम कंपनी 1, टेलीकॉम कंपनी 2, ऐसी कोई भी दो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनी 1, टेलीकॉम कंपनी 2। कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, उनके बीच में बहुत सारा फ्रीक्वेंट एक्सचेंज होता रहता है। किस तरह से, मेरे पास अगर आज एयरटेल का सिम है, आपके पास अगर बीएसएनएल का सिम है, तो जब मैं कॉल कर रहा हूं आपको, तो हमारे लिए तो फ्री है एक प्रकार से, क्योंकि हमने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है 500 रुपीज मंथ का, और मेरे लिए कॉल्स अनलिमिटेड फ्री है, आपके लिए भी कॉल्स अनलिमिटेड फ्री है। लेकिन जब भी मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तब कहीं ना कहीं आपकी बीएसएनएल विल हैव टू मेक सम पेमेंट टू एयरटेल। जब भी कॉल आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, देन आई हैव टू, माय सिम प्रोवाइडर हैज टू मेक सम पेमेंट टू यू। आपको समझ में आ रहा है कैसे? जैसे कि आज मेरे पास एयरटेल है और आपके पास बीएसएनएल है, तो मैंने पेमेंट तो सिर्फ एयरटेल को दिया है, पर मैं एयरटेल से जब जब बीएसएनएल को फोन कर रहा हूं, ठीक है, तो कुछ अमाउंट का लेन देन एयरटेल और बीएसएनएल के बीच में होगा। आप बीएसएनएल से जब जब एयरटेल के किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हो, कुछ पेमेंट का आदान प्रदान आपस में होगा। तो ये उनके बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, हर टेलीकॉम कंपनीज के बीच में होते हैं। तो रोज हम जब फोन करते हैं, हम तो फ्रीली फोन कर लेते हैं किसी भी सिम वाले को, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज को आपस में एक पेमेंट करके एडजस्ट करना होता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड मेन पॉइंट। तो टेलीकॉम कंपनीज के बीच में ये इंटरनल पेमेंट्स चलते रहते हैं। कोई भी एक टेलीकॉम कंपनी, अब अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो क्या होगा? जब वो इंसॉल्वेंसी में गई, तब टेलीकॉम कंपनी 1 को टेलीकॉम कंपनी 2 को देना था 55 करोड़, और टेलीकॉम कंपनी 2 को टेलीकॉम कंपनी 1 को देना है 40 करोड़। सही है, इनको 40 करोड़ देने और उनसे 55 करोड़ लेने हैं, ठीक है। या फिर रैदर मैं 55 करोड़ उनको 75 करोड़ देने। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, क्या यहां पे इस अमाउंट के लिए सेट ऑफ अलाउड होगा या नहीं होगा, यह सवाल पहले तो पहले तो लीगल पोजीशन क्लियर है दैट फॉर दिस सेट ऑफ विल बी अलाउड। कि इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए सेट ऑफ अलाउड है। यह बात सबको समझ में आ चुकी है कि टेलीकॉम कंपनीज के, ये केस एक्चुअली टेलीकॉम कंपनीज का ही है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके नहीं पढ़ा रहा हूं, भारतीय एयरटेल और एक्चुअली एयरटेल और एयरसेल के बीच का इशू है। तो दो कंपनीज के बीच में जो रेगुलर पेमेंट है, अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो फिर इनके बीच में सेट ऑफ अलाउड है। तो प्रैक्टिकली बस ऐसा माना जाएगा कि इन दोनों को अगर मैं कैंसिल कर दूं, तो टेलीकॉम कंपनी 2 को टेलीकॉम कंपनी 1 को 20 करोड़ रुपीस देने हैं। बात सही है क्या? 20 करोड़ रुपीस नेट ऑफ देने हैं। अब इसमें फायदा क्या हो जाता है, सुनना अच्छे से। इसमें नाउ टेलीकॉम कंपनी 1 विल बी फाइलिंग अ केस एंड दे विल बी जस्ट रिकवरिंग 20 करोड़। हो सकता है इस 20 करोड़ में थोड़ा नुकसान हो जाए और 10 करोड़ ही मिले, बट दिल भी ओके। बट अगर ये सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, तो पहले ये 50-55 करोड़ पूरा दे देते, फिर वो 75 करोड़ मांगने के लिए जाते, और अगर 75 करोड़ में से 50% मिलता, तो इनका तो 30-40 करोड़ का नुकसान हो जाता ना। सेट ऑफ अलाउड है या नहीं, एक बहुत बड़ा गेम है। अगर सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता टेलीकॉम कंपनी 1 को, क्योंकि फिर वो 55 करोड़ तो पूरे उनको देने पड़ते। ये तो लायबिलिटी है, वरना केस चलता, और ये थोड़ा ना इंसॉल्वेंट हो जाते, इनके अगेंस्ट आईबीसी में आ जाते। तो टेलीकॉम कंपनी 1 को तो पे करना पड़ता। टेलीकॉम कंपनी 2 से फिर 75 सीआर लेते, तो वहां पे अगर 50% ही मिलता है, तो यहां तो 30 करोड़ का नुकसान हो गया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये प्रॉब्लम है। और वहीं अगर सेट ऑफ अलाउड है, तो 20 करोड़ लेने बाकी है, और अगर 50% ही मिला, तो भी नुकसान तो 10 करोड़ का ही हुआ। तो पहली चीज ये है, ये वाला सेट ऑफ अलाउड है। पर इस केस में क्या हुआ, सुनना अच्छे से। इस केस में जो टेलीकॉम कंपनी 1 है, उसको टेलीकॉम कंपनी 2 को 2 से कोई और पैसा लेना बाकी है। सम अदर मनी इज ड्यू फॉर सम गारंटी और समथिंग, सम अदर मनी वॉज ड्यू। जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उससे कुछ और पैसा लेना बाकी था, और इनको अपनी तरफ से कुछ पैसा देना भी बाकी था। आप समझ आ रहे हैं? नॉट टेलीकॉम लाइसेंस का रेगुलर पैसा, कोई और पैसा इनका ड्यू था। मान लेते हैं ये 200 करोड़ लेना बाकी है, और इनको अपने रेगुलर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 100 करोड़ देना बाकी है। तो अब क्या हुआ, सुनना,
जो पैसा लेना बाकी है वो टेलीकॉम का रेगुलर काम का पैसा नहीं है, तो क्या यहां पे भी सेट ऑफ अलाउड होगा? और इसको इसको करके हम ऐसा बोलेंगे क्या कि अब सिर्फ 100 करोड़ रुपए लेना बाकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रेगुलर टेलीकॉम बिजनेस के अंदर तो सेट ऑफ अलाउड है, बट अगर कोई और पैसा लेना बाकी है तो उसको भी सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? ये इस केस में इशू हुआ था। एंड दे हैव कंक्लूडेड कि जी नहीं, जो रेगुलर आपके टेलीकॉम बिजनेस है उसके पैसे को तो सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर टेलीकॉम बिजनेस के अलावा आपको कोई और पेमेंट लेना बाकी है तो वहां पे सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। द क्रक्स इज कि अगर टेलीकॉम कंपनीज के बीच में रेगुलर टेलीकॉम ट्रांजैक्शंस का कुछ पैसा है लेना देना, वहां पे इंसॉल्वेंसी में आईबीसी में सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन अगर कोई और पैसा लेना बाकी तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है। ये आपको की लेके जाना है। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। द टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स यूज ईच अदर्स फैसिलिटी एज द कॉलर और रिसीवर मे बी यूजिंग अ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैं एयरटेल, अब बीएसएनएल। अकॉर्डिंगली adjustments of set off are made on the basis of contractual set off। हमारे contractual set off होगा। These are also justified on the grounds of equitable set off। The set off to this extent has been permitted and allowed by resolution professional। आरप्रो ये set off allow कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज के बीच में ये जो पेमेंट देना एक दूसरे को, ये set off allowed है। The transaction for purchase of the right to use spectrum is an entirely different unconnected transaction। स्पेक्ट्रम हम राइट किसी से खरीद रहे हैं, उसका पैसा देना बाकी हो तो एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो गया। The agreement to purchase the spectrum encountered obstacles because the DoT has acquired bank guarantee to be furnished। Accordingly, Airtel, on the request of Aircel, had furnished bank guarantee on their behalf। तो आप ऐसा समझो, इस केस में क्या हुआ, Airtel, Aircel ये है, इनके आपस के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनके तो सेट ऑफ अलाउड था, लेकिन एयरटेल ने एयरसेल के बिहाफ पे कुछ बैंक गारंटीज दे दी और उसका पैसा बाकी है। एग्जांपल, उसका 100 करोड़ बाकी है और इनके आपस के ट्रांजैक्शन का कुछ 50 CR 60 CR ये सब चल रहा होगा, कुछ ये रेलेवेंट नहीं है। हम कह रहे थे यहाँ पे 10 CR इनको, के एयरटेल को एयरसेल को 10 CR देना है, एयरसेल से 50 CR लेना है, और एयरटेल को ने 100 करोड़ पे कर दिए एयरसेल के बिहाफ पे। ठीक है, तो अब एयरटेल को एयरसेल से वो पैसा और लेना है। आप ऐसे समझो 10 करोड़ 90 करोड़, तो एयरटेल को रेगुलर ट्रांजैक्शन का 90 करोड़ देना है, एयरसेल से रेगुलर ट्रांजैक्शन का 10 करोड़ लेना है। ये रेगुलर है, इसमें सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन एयरटेल ने एयरसेल के बिहाफ पे 100 करोड़ बैंक गारंटी के कुछ और पैसे दे दिए, स्पेक्ट्रम लाइसेंस के कुछ पैसे दे दिए, वो भी लेना बाकी है। तो ये केस इतना सा कहता है कि भैया ये सेट ऑफ कर सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि एयरटेल को एयरसेल को इफेक्टिवली 90 CR ही देना है, लेकिन अब अगर आप इस 90 CR और इस 100 CR को सेट ऑफ करने की कोशिश करो तो ये अलाउड नहीं है। The bank guarantees were returned and accordingly Airtel entities become liable to pay the balance amount in terms of the letter of undertaking। The amounts have become payable post the commencement of the CIRP। और एक और चीज भी हुई इसके अंदर कि CIRP शुरू होने के बाद में ये लाइबिलिटी आई है। ठीक है, तो वो भी एक एंगल है कि इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको प्रेम से एकदम सिंपलेक्स कॉम्प्लेक्स सा केस को सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं तो ऐसा है यार कि जो हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं उसका तो सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन ये जो हमने आउट ऑफ रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका सेट ऑफ अलाउड नहीं है। एंड ये था आईबीसी के अंदर सेट ऑफ का रूल, बहुत ही तूफान। चलो इसके बाद में आते हैं इंसॉल्वेंसी का केस नंबर 4। काफी आसान केस है ये, शुभम कॉर्पोरेशन वर्सेस कोटा जू वासुदेव जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, सुनना अच्छे से। तो एक कंपल्सरीली कन्वर्टेबल आपको डिबेंचर दे रखे हैं, इसके बदले में 5 साल के बाद आपको इक्विटी शेयर मिलेंगे। आपके पास कोई चॉइस नहीं है पैसा लेने का। द डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चॉइस टू रिडीम, कि उनको कैश वापस मिल जाएगा या फिर रिडम्पशन हो जाएगा। कंपल्सरीली उनको क्या मिलने वाले हैं? इक्विटी शेयर्स। कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे, उनके पास रीपे को, कंपनी को ये पैसे को रीपे करना ही नहीं है, 100% को इक्विटी शेयर से मिलने वाले हैं, एंड विल बी कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। ऐसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अब कंपनी का सीआईआरपी हो रहा है। थिंक एंड टेल मी, ऐसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इक्विटी मानेंगे या डेट? सीआईआरपी में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में इनको लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं? क्वेश्चन समझो मजेदार तरीके से, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कंपनी का सीआईआरपी हो रहा है, तभी देखा उनके कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 200 करोड़ के, इनको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में ऐड करेंगे या नहीं? हमारा नॉर्मल लॉजिक तो क्या बोलेगा कि हाँ डिबेंचर्स है तो ऐड करेंगे, लेकिन तभी तो एक और पॉइंट आया, तभी तो ये केस इतना बड़ा हो गया।
लेकिन ये जो डिबेंचर्स तो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, इनको कभी भी पैसा तो वापस मिलने ही नहीं वाला है, इनको तो 5 साल बाद भी क्या मिलने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स। सो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में उनको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये कंपनी की लायबिलिटी है ही नहीं। आज से 5 साल बाद इनको इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर आज खत्म हो रही है तो इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। द केस वाज शुभम कॉर्पोरेशन वर्सेस कोटाजू वासुदेव, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर व्हिच डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे। ध्यान रखना, ऑप्शनली नहीं, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसमें एंड में कुछ रीपेमेंट का लायबिलिटी आ ही नहीं सकता है कंपनी का, ऐसे डिबेंचर्स नॉट बी ट्रीटेड एज डेट ड्यूरिंग सीआईआरपी, इनको डेट, इनको क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। क्या तूफान जजमेंट है। चलिए इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं आईएल, बस आईएल के 5 केसेस थे, 4 केसेस थे, आईएल के चारों केसेस कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत ही आसान। तो अगर आप देखोगे सीएल के 3 केसेस, देन उसके बाद में आईएल के 4 केसेस। आई हैव ट्राइड कि इस केस मतलब इस वीडियो में आपके लिए सारे के सारे केसेस तूफान क्रक्स के पढ़ा दूं। अगर आप बच्चों ने इसको पहले पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, बट इस वीडियो के बाद में आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान। सो आई हैव डन एवरीथिंग, पूरा करके, पूरा पढ़ने के बाद मैं आपके लिए कैसे उसका क्रक्स बना सकता हूं कि कम से कम समय में आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएं, वो इस वीडियो का इंटेंट है। चलो गुंडे, इसके बाद में आते हैं कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ के आई थिंक 5 एडिशनल केसेस हैं अजी, 1 2 3 4 एंड 4 कंपटीशन के हैं और एक लास्ट फिर इंटरप्रिटेशन का है। तो 5 केस लॉस बचे हैं, 4 कंपटीशन और एक इंटरप्रिटेशन। आते हैं पहला केस, अल्ट्राटेक सीमेंट वर्सेस सीसीआई। अल्ट्राटेक सीमेंट वर्सेस सीसीआई का केस है। फैक्ट्स, suo moto investigation was initiated by CCI against cement companies. CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीमेंट कंपनीज के अगेंस्ट suo moto इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दी, ठीक है। बिल्डर्स एसोसिएशन, जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, दे सॉट इम्प्लीडमेंट। इम्प्लीडमेंट क्या होता है आपको पता होगा, केस चल रहा है ए वर्सेस बी, मैं सी हूं और मैं कह रहा हूं मुझे भी इस केस में ऐड करो, दैट इज इम्प्लीडमेंट। तो suo moto केस चला था सीसीआई ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अगेंस्ट, तभी बिल्डर्स एसोसिएशन ने बोला कि हमें इम्प्लीड करो इस केस में, सीसीआई ने उनको इम्प्लीड कर दिया। Builders Association sought impleadment allowed by CCI against which this appeal is filed. तो अल्ट्राटेक सीमेंट गया अपील लेके कि ये क्या बात हुई भैया, ये क्या बात हुई, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। आज जी आप 1 सेकंड रुकिएगा, चलिए इधर आते हैं। अजी आप ऐसे कैसे कर रहे हो इम्प्लीडमेंट को, तो अल्ट्राटेक सीमेंट गए कि नहीं नहीं अगेंस्ट इम्प्लीडमेंट, कि इम्प्लीडमेंट ऐसे कैसे कर दिया आपने। कोर्ट ने कहा हम तो इम्प्लीड कर रहे हैं। तो यही इशू है कि क्या इम्प्लीडमेंट सही था या गलत था। अपील गई, हाईकोर्ट डिसमिस द अपील। हाईकोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया। किसकी अपील को, अल्ट्राटेक सीमेंट को, कि इम्प्लीड बिल्कुल कर सकते हैं। हाईकोर्ट डिसमिस द अपील एंड हेल्ड दैट सीसीआई हैज द पावर टू इम्प्लीड एनी पार्टी फॉर, सीसीआई कब इम्प्लीड कर सकता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग आउटकम, कि अगर प्रोसीडिंग के आउटकम पे इसका कोई इंपैक्ट आने वाला तो इंप्लीड करो, क्योंकि बिल्डर्स एसोसिएशन को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा, नेसेसिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी जरूरत है तो भी हम इंप्लीड कर सकते हैं। तो सीसीआई के पास पावर है इंप्लीड करने का, तो सीसीआई ने अगर बिल्डर्स एसोसिएशन को इंप्लीड कर दिया है इस केस में, तो इसमें कोई इशू नहीं है। छोटा सा केस था, जस्ट फॉर नॉलेज, आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन बन पाएगा, बट हाँ इंप्लीडमेंट करने की पावर सीसीआई के पास में है। चलो छोटू सा केस, ये तो बहुत ही बढ़िया केस है वैसे, हमें ऑब्वियसली हम एग्जाम के लिए थोड़ा कंप्रेस करके डिस्कशन करेंगे हर एक चीज का, बट बड़ा ही आसान केस है। C2, पीपल इंटरैक्टिव वर्सेस अल्फाबेट। अल्फाबेट इज गूगल, गूगल की कंपनी का नाम है अल्फाबेट। चलो, गूगल चार्जेस 11 to 26% कमीशन फ्रॉम ऐप डेवलपर्स इवन ऑन इन ऐप परचेजेस। हाय रब्बा, आज कोई भी ऐप है गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद में इन ऐप परचेजेस करोगे, कि ऐप में जाके आपने 100 रुपए का कुछ खरीदा, 200 रुपए का कुछ खरीदा, इन ऐप परचेजेस, इसके ऊपर भी गूगल कमीशन चार्ज कर रहा है। तो ऐप खरीदने का वन टाइम पे गूगल चार्ज करे तो वो समझ में आता है, पर ये कह रहे हैं कि जो इन ऐप परचेज कर लिया ऐप, उसके बाद में अंदर हम कुछ भी परचेज करेंगे तो गूगल उसके ऊपर भी 11 से 30%, यहां पे तो 26 लिखा है हमारे मॉड्यूल में, बट अगर आप गूगल करके इस केस को एक्चुअली पढ़ोगे तो उन्होंने 11 to 30% लिखा है। खैर 11 to 26% तक का कमीशन गूगल चार्ज कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर परचेजेस पे भी। आपको इन ऐप परचेजेस क्या होते हैं आई होप पता होगा, जैसे कि पबजी, आप पबजी खेल रहे हो, पबजी के अंदर आप चाहते हो कि मुझको ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, अंदर आप कुछ $10 की चीज खरीद लेते हो, तो गूगल कहता है कि मुझे इसके अंदर भी पबजी आप शेयर दो। माय गुडनेस, ऐसा। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर भी आप कुछ परचेजेस कर रहे हो तो गूगल उस पर भी कमीशन मांग रहा है। तो गूगल उस पर 11 से 26% का कमीशन चार्ज कर रहा था, और ये बात सीसीआई ने कहा कि दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो सीसीआई ने यहां पे एक्चुअली हेल्ड किया दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय गूगल।
तो सीसीआई हैज कंक्लूडेड कि गूगल अब अगर इन ऐप परचेजेस के अंदर कमीशन मांग रहा है तो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। बस राधे राधे। फिर आते हैं हम C3, सुंदरम वर्सेस चीफ मटेरियल मैनेजर, फैक्ट्स। अरे ये भी बहुत भारी केस है। इस केस में क्या हुआ, एक कार्टलाइजेशन का केस चला कि कार्टल फॉर्म कर रखा है कुछ लोगों ने और वो कार्टल के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझ पे तो आप कार्टल का केस लगा ही नहीं सकते, मुझ पे कार्टल का केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कार्टल का केस? उसका कहना है कि मुझे ये कार्टल के जो लोग हैं, मैं इस कार्टल का हिस्सा नहीं था, यहां से मुझे मेल आते थे बस, मैंने कभी इनको कोई मेल थोड़ी ना भेजा है। तो एक एपेलेंट कह रहा है कि मुझ पे कार्टलाइजेशन का केस मत, मुझ पे रिगिंग विगिंग का केस मत लगाओ, मुझे इसमें चार्ज मत करो, बिकॉज इसके अंदर कार्टल फॉर्म करने के लिए देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मैंने भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हो। मैंने आज तक कोई इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने बस मेल दिया, मैंने तो उसकी मस्ती के एंजॉय किया है बस, पर मैंने कोई इंफॉर्मेशन कभी दी नहीं, तो कार्टल नहीं होगा। सीसीआई ने कहा कि राजा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एपेलेंट आर्ग्यूड दैट इट हैज नेवर सेंट एनी मेल टू द कार्टल, कि मैंने कार्टल को कभी इंफॉर्मेशन नहीं दी, एंड ओनली रिसीव द मेल फॉर कार्टल, कार्टल से उनसे मेल मिले हैं, मतलब मैंने इंफॉर्मेशन ली है उनसे, कभी दी नहीं है। Hence should not be convicted for cartelization as there is no exchange of information, and hence I should not be charged for cartelization, but मैंने exchange of information तो किया ही नहीं है, और cartelization के लिए तो क्या चाहिए? exchange of information। CCI ने कहा कि बहुत पीटेंगे और आवाज भी नहीं आने देंगे। Held, appellant received the mail for 5 years without any protest। appellant ने मेल्स रिसीव किए हैं for 5 years विदाउट एनी प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उन्होंने कंटिन्यूसली मेल रिसीव करते रहे हैं। और फिर अब यहां पर आके बोलते हैं कि हम लोगों ने तो, हम वी वर नॉट अ पार्टी टू कार्टलाइजेशन, इट कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट वर्क। आपने 5 साल तक मेल के मजे तो लिए, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम कार्टल में हिस्सा नहीं थे। सीसी ने कहा बहुत पीटेंगे और चिल्लाने भी नहीं देंगे आपको। Appellant received the mail for 5 years without any protest, it is sufficient to attract the provision of cartelization। तो आपने मेल लिए भी हैं, उसको भी एक्सचेंज माना जाएगा और कार्टलाइजेशन में आपको चार्ज किया जाएगा। दैट वाज दिस केस C3। चलो, ये भी बहुत फुद्दू सा केस है C4। आपको पता है ये सेकंड लास्ट केस है, बस इसके बाद में एक ही केस है जो आपको पढ़ना है। सेकंड लास्ट केस बहुत भारी है, पीवीआर सिनेमास का केस है, योगेश प्रताप वर्सेस पीवीआर सिनेमास। तो मल्टीप्लेक्सेस पे एक चार्ज किया गया, एक एलिगेशन लगाया गया कि मल्टीप्लेक्स में आज कभी भी जाओ आप, तो मान लीजिए उनके पास 6 स्क्रीन है, तो 6 में से 4 स्क्रीन पे चलेगी एकदम ऐसा आपकी पुष्पा 2 और एनिमल, इस प्रकार की मूवीज। और जो छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस की मूवी है उसको एक थिएटर मुश्किल से 1 स्क्रीन या 2 स्क्रीन मिलती है। तो एलिगेशन ये था कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो बिग प्रोडक्शन हाउसेस को तो बहुत सारे स्क्रीन्स दे देते हैं और छोटे प्रोडक्शन हाउस को 1-2 स्क्रीन लेते हैं, तो ये गलत है, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। सीसीआई ने कहा देखो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हर चीज को हम अब्यूज नहीं बोल सकते हैं, वी हैव टू गिव दैट फ्रीडम टू द मल्टीप्लेक्स ओनर्स, बिकॉज वो स्क्रीन अपने पावर के अब्यूज करने के लिए लगाते हैं, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से लगाते हैं। तो अगर वो 4 इक्वल डिवाइड कर देंगे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस छोटे प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज में, लेकिन डिमांड अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवीज का है तो उसमें वो क्या करेंगे? तो द पॉइंट इज यहां पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं कहा जा सकता। लेट्स रीड द केस। मल्टीप्लेक्सेस अलाउ अलॉट मोस्ट ऑफ द स्क्रीन्स टू फिल्म ऑफ लार्ज प्रोडक्शन हाउसेस एंड वेरी फ्यू स्क्रीन टू स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस। ये एलिगेशन था। Whether this amount to abuse of dominant position, it was clearly held that this does not amount to any abuse of dominant position। ये किसी प्रकार के dominant position के abuse को count नहीं कर। लॉजिकली सोचो ना, गूगल जो कर रहा है वो एक्चुअली अब्यूज है। ये कैसा अब्यूज हुआ? हम तो नीड के हिसाब से बेच रहे हैं ना। मैं वड़ा पाव वाला हूँ और मैं वड़ा पाव भी बेचता हूँ, मैं समोसे भी बेचता हूँ। अब दिन में मैं 1000 वड़ा पाव बनाता हूँ, समोसे 100 ही बनाता हूँ। ये क्या बात? ये अनफेयर? अनफेयर नहीं भाई, जो लोग मांगते हैं मैं वैसे बनाता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर हम नहीं कर सकते डिमांड के, वो खाली थोड़ी ना रख रहे थिएटर कि नहीं बड़ी मूवी आई हम खाली रखेंगे पर इन्हीं को चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जो डिमांड है उसके हिसाब से सेट करें। तो यहाँ पे किसी प्रकार का अब्यूज नहीं है। कंपटीशन के मोर ऑफ द केसेस आपके नॉलेज के लिए रहते हैं। आईबीसी के केसेस इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज कंपनी आईबीसी केसेस पढ़े वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के ईजी है। और लास्ट के साथ आपका इंटरप्रिटेशन का बहुत ही ईजी सा केस है, बट मतलब मुझे लगता है अननेसेसरी केस है, बट हाँ आप समझ पाओगे इसको अच्छे से। इंटरप्रिटेशन का एक ही केस, एंड दैट इज द लास्ट केस। आईबीबीआई वर्सेस सत्यनारायण है क्या? आईबीबीआई वर्सेस सत्यनारायण मालूजी। तो आईबीबीआई वर्सेस सत्यनारायण मालूजी। कभी कोई मेरी हैंडराइटिंग मैं ही समझ नहीं पाता। मनोज इसको कट कर देना यार, ऐसे बच्चे हंसेंगे इस पे। नहीं तो नहीं अभी तो एग्जाम में होंगे ना, अभी नहीं हंसेंगे। नहीं फिर एग्जाम के बाद में ढूंढेंगे इस वीडियो को। तो मनोज इसको कट कर देना है, पता चला मैं मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ।
चलो तो इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं जानबूझ के ऐसी हैंडराइटिंग लिखता हूं कभी कभी, ताकि आप बच्चों मोटिवेटेड रहो कि सर अगर इस हैंडराइटिंग में सीएस बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो जो बच्चा सीए कर रहा है उसको घबराना नहीं है, जो बच्चा सीएस कर रहा है उसको घबराना नहीं है। हैंडराइटिंग से मैटर नहीं करता है, आप बस प्यारा प्यारा कंटेंट लिखो, अच्छे से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, टू द पॉइंट आंसर्स लिखो, अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन रखो, हर एक जगह पे जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सही आंसर लिखो, क्या मार्क्स मिलेंगे आपको तूफान एकदम। तो आईवी वर्सेस सत्यनारायण, इस केस में क्या हुआ था, सेक्शन 236 ऑफ आईबीसी, अच्छे समझना, इंटरप्रिटेशन का इशू है। आईबीसी का सेक्शन 236 टॉक्स अबाउट स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो जब आईबीसी बना 2016 में, उन्होंने कह दिया 236 में आईबीसी के अंदर भी स्पेशल कोर्ट हो सकता है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, सेम लाइक सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन में 435 सेक्शन है स्पेशल कोर्ट का। तो आईबीसी के 236 ने क्या किया, स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे दिया नहीं, उन्होंने कह दिया स्पेशल कोर्ट बनाएंगे एज पर 435 ऑफ कंपनीज एक्ट। सही है। जहां पे ऐसा लिखा था 435 में, क्या लिखा था 2016 में जब आईबीसी आया तब लिखा था दैट स्पेशल कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ अ सिंगल जज हु शैल बी अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। सिंपल एकदम। उन्होंने क्या कह दिया कि स्पेशल कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ अ सिंगल जज हु शैल बी अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। बात खत्म। कि सिंगल जज होगा जो कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा, ठीक है। तो अगर आईबीसी में हमें स्पेशल कोर्ट बनाना था तो हमने स्पेशल कोर्ट बनाए जिसके अंदर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज वाले सिंगल जज रखे और स्पेशल कोर्ट बन गया। पर उसके बाद क्या हुआ, सुनना अच्छे से, जो कंपनी जगह 435 है उसमें अमेंडमेंट आ गया और उन्होंने स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। अब लीगल इशू ये आया, अगर 435 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया तो अब आईबीसी को भी अपने स्पेशल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा क्या। अब नॉर्मल ओपिनियन हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आईबीसी के 236 में, सेक्शन 236 ऑफ आईबीसी में रेफरेंस दे दिया है 435 ऑफ कंपनीज एक्ट का। तो अगर 435 कंपनीज एक्ट में कुछ चेंज आया फिर वो 236 के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही बात है। तो अब 236 में भी अगर हमें कोई स्पेशल कोड बनाना है तो वो हमें 435 के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा एज पर रिवाइज 435। नॉर्मल ओपिनियन तो यही होगा। तब भी तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज ओपिनियन लिया, एक सुपर एकदम रेयर ओपिनियन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ओपिनियन दिया कि नहीं, जब 236 बनाया गया उस समय पे 435 में क्या लिखा था सिर्फ आप उसी को लो, और ये समझना इसको आप जनरली अप्लाई मत करना है, सिर्फ इन सेक्शंस के लिए है। जनरली ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इन सेक्शंस के लिए है कि जब 236 बना उस समय पे 435 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा था बस आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, दैट्स इट। बाद में 435 में चेंज भी हुआ है तो 236 के अंदर आईबीसी के स्पेशल कोड को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आईबीसी में स्पेशल कोड के अंदर हमेशा 435 2016 में जैसा था वैसा ही रीड किया जाएगा। आई रिपीट अगेन, आईबीसी में जब भी स्पेशल कोड बनाना है तो हमें एज ऑन डेट 2024 2025 इस समय पे कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं देखा जाएगा। 2016 में जब आईबीसी ने रेफरेंस लिया था, 2016 में जब आईबीसी बना उन्होंने रेफरेंस लिया, उस समय पे स्पेशल कोड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही लिया जाएगा, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया जाएगा। दैट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। हे भगवान तूफान, अगर यहां पे अपना ओपिनियन लगाते तो कुछ और ही होता। ये मुझे नहीं लगता कि एमसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा। हाउएवर आईसीएसआई का भी भरोसा नहीं, इसलिए हम हर चीज को पढ़ लेते हैं। अब क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट any subsequent amendment in 435 for composition of special code will not be applicable for IBC। तो आप मान के चलो IBC में स्पेशल कोड हमेशा ऐसा ही होगा जैसा दिख रहा है अभी स्क्रीन पे कि 236 ऑफ IBC स्पेशल कोड का रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट, और जब ये रेफरेंस दिया सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट इन 2016 says special court will comprise of a single judge who shall be a session judge or additional session judge। बस यही माना जाएगा। अब भले ही कंपनीज एक्ट के 435 में कितना भी अमेंडमेंट आया हो, हम वो वाला नहीं पढ़ेंगे, हम 2016 का जो था उसी को हम मान लेते हैं कि यही है आईबीसी का 236। जबरदस्त इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने क्या है कि आईबीसी अगर कभी भी स्पेशल कोड बनाना चाहेगा तो वो फॉलो करेगा 435 कंपनीज एक्ट एज इट वाज इन 2016। और क्या लिखा था मैंने बता ही दिया आपको। बहुत ही जबरदस्त इंटरप्रिटेशन। एंड ये हो गए हमारे सारे के सारे एडिशनल केसेस। अगर मैं मेरे ओपिनियन में स्टार मार्क करवाऊं कि कौन से
केसेस का आपको खास ध्यान रखना है। वैसे तो ये सबकी मैंने समरी भी दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बस उस समरी को भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर मैं स्टार मार्क कराऊं कि कौन कौन से केसेस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अजीब 1 कि भैया कार्टेल में आप सिर्फ मेल ले रहे हो तो भी इसको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाएगा और पिटाई होगी आपकी बहुत सारी। एंड दूसरा ये मेरे हिसाब से दोनों सबसे स्टार मार्क केसेस हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है और सीडी ने अपने बुक्स में भी लोन बता रखा है तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ 2 केसेस हैं, इनको एक्स्ट्रा महत्व देके पढ़ना है और बाकी आई थिंक यू आर डन विद ऑल द केसेस। जैसे ये वीडियो एंड होता है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको सारे केसेस का समरी मिल जाएगा, उन समरी को फटाफट से एक बार देख लो, यूल बी डन। अगर आप चाहते हो तो केस का नाम और अपने लैंग्वेज में 1 लाइनर समरी भी लिख लो, तो एक ही पेज में आपके सारे अमेंडमेंट्स भी सुपर डुपर डन हो जाएंगे। And these are all the additional amendments for December 2024. Okay यारों, खूब पढ़ो and खूब आगे बढ़ो। Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. Bye bye. All the best यारों।